So hi, my name is Vimal Kumar. I have scored AIR 107 in the UPSC CSC 2025, and this was my fifth attempt, and I have given the continuously five attempt after the graduation. I graduated from IIT Delhi in year 2021, and post that I have given prelims in 2021 itself, and उस prelims में मुझे failure मिलता है और फर्स्ट टाइम मैं एग्ज़ाम में फ़ेल हो रहा होता हूँ। इवन जब से मैंने अपना बचपन से कोई भी जर्नी था, जो भी स्टडीज़ से रिलेटेड था, पहली बार मैं फ़ेल होता हूँ। और उसके बाद मैं लगातार 2 मेंस देता हूँ, वहाँ पर दोनों मेंस में फ़ेल होता हूँ एंड उसके बाद सबसीक्वेंटली अगले मेंस में मैं मेंस क्वालीफाई होता हूँ और फाइनल इंटरव्यू स्टेज पर जाकर फ़ेल होता हूँ। आफ्टर दैट इस साल मेरा फॉर्च्यूनेटली मेरा रैंक 107 आया और काफ़ी खुशी हुई जान के कि रैंक आया और मैं इस लाइव के माध्यम से अपनी स्ट्रैटेजी कन्वे करूँगा तीनों स्टेज का और जो एस्पिरेंट फेस करते हैं बेसिकली जो मैंने इस एंटायर जर्नी में फेस किया है, वो चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। तो सबसे पहले चूँकि प्रीलिम्स बहुत पास है, प्रीलिम्स इज़ अ वेरी ट्रिकी एग्ज़ाम एंड समहाउ इसका इतना थोड़ा-सा फ़ियर भी रहता है। ये एक बैरियर की तरह है। अगर प्रीलिम्स हो जाता है तो कुछ अचीवमेंट मिलता नहीं है, बट अगर नहीं हुआ तो एक वही होता है कि हम मेंस में नहीं जा पाते। जैसे कि मेरा जब फर्स्ट टाइम प्रीलिम्स नहीं हुआ था तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं रेस में था ही नहीं कभी। लेकिन जब मेरा 2 बार लगातार प्रीलिम्स निकला और मेंस नहीं हो रहा था, तब मुझे लगता था कि प्रीलिम्स निकाल के कुछ मिलने वाला नहीं है। तो प्रीलिम्स को एज़ अ बैरियर की तरह देखना है। प्रीलिम्स एक ऐसा एग्ज़ाम है जो आपको मेंस दिलाने में हेल्प करेगा। तो सबसे पहले प्रीलिम्स में मैं यही बोलूँगा। हाँ, हाँ, टेस्ट सीरीज़ का मैं बात करूँगा कि प्रीलिम्स में कैसे-कैसे मार्क्स आते हैं। तो सबसे पहले अभी चूँकि अभी मोस्ट 45 डेज़ के आस-पास हैं, तो मैं उसी हिसाब से बताऊँगा कि कैसे 45 डेज़ में अभी मैनेज किया जा सकता है। क्योंकि लास्ट ईयर मेरा ऐसा था कि 15 दिन ही थे, हालाँकि मैं पहले चीज़ें कवर करके रखा हुआ था, तो 10-15 दिन सफिशिएंट थे कि प्रीलिम्स निकाला निकाला जा सकता था। तो मैं उसी हिसाब से प्रीलिम्स का सबसे पहले बताऊँगा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ प्रीलिम्स में मुझे लगता है कि स्टैटिक पोर्शन जो है पॉलिटी और इकोनॉमी 2 ऐसे सब्जेक्ट हैं, जो 30 क्वेश्चन के आसपास जिसमें आते हैं दोनों को मिला के। तो हमें इंश्योर करना है कि वो 30 क्वेश्चन में मोर देन 28 क्वेश्चन हमें सही करने हैं और उसके लिए पॉलिटी का लक्ष्मीकांत बुक सफिशिएंट है और लक्ष्मीकांत में लोग बेयर एक्ट भी पढ़ते हैं, बट क्योंकि स्टार्टिंग से ज़्यादातर लोग लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हैं तो मैं बोलूँगा लक्ष्मीकांत जो पढ़ रहे हैं वो काफ़ी यूज़फुल होता है और उसमें आर्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा आर्टिकल उसमें नोट कर लीजिए बेयर एक्ट की मदद से या फिर लक्ष्मीकांत में ही एबीसीडी करके होता है, तो उनमें आर्टिकल का नंबर क्लॉजेस बेसिकली क्लॉजेस का नंबर लिख लीजिए वहीं पर। सेकंड चीज़ लक्ष्मीकांत को पढ़ने का जो तरीका है थोड़ा-सा चेंज करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर जो शुरुआती यूनिट्स है फंडामेंटल राइट्स वाला, वो काफ़ी क्रूशियल है, वहाँ पर हमें क्लैरिटी चाहिए। लेकिन जो बाद की यूनिट्स है जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ के बाद जो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं, वहाँ पे हमें उतना ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले फंडामेंटल राइट्स में वाला यूनिट अच्छे से कवर करना है, कंसेप्चुअली जाना है और उसको पहले समझना है अच्छे से तब याद करने का कोशिश करना है। कई बार ऐसा होता है लक्ष्मीकांत में हम याद कर लेते हैं चीज़ें बिना एप्रिशिएट किए। तो ट्राई टू एप्रिशिएट द थिंग्स दैट आर देयर इन द पॉलिटी लक्ष्मीकांत। स्पेशली ट्राई टू लिंक दोज़ थिंग्स टू द न्यूज़ दैट आर हैपनिंग। फॉर एग्ज़ाम्पल कि को कुछ भी पार्लियामेंट में आया है तो नो कॉन्फिडेंस मोशन आया है, तो हमें नो कॉन्फिडेंस मोशन को समहाउ रिलेट करना है लक्ष्मीकांत से। जो भी करंट करंट अफेयर्स का जो भी जहाँ से भी पढ़िए उसको लक्ष्मीकांत पे जाके देखिए। मैंने देखा है मैगज़ीन्स जो करंट अफेयर्स की होती है बहुत सारी चीज़ें लक्ष्मीकांत का ही छाप देते हैं। तो वो चीज़ें लक्ष्मीकांत बुक में जाके ही पढ़िए तो बहुत ज़्यादा रिलेट कर पाते हैं। और पॉलिटी अच्छे से करना है, पॉलिटी मोर देन 12 क्वेश्चन के आसपास आते हैं, कभी-कभी 15-18 भी क्वेश्चन आए हैं और इनमें ज़्यादातर क्वेश्चन सही किए जा सकते हैं। पॉलिटी के लिए पॉलिटी का लक्ष्मीकांत बार-बार रिवाइज़ करिए, उसके बाद
थोड़ा-सा करंट अफ़ेयर्स का सेलेक्टिवली देखना है और करंट अफ़ेयर्स की जो चीज़ें हैं उसको लक्ष्मीकांत में ही देख के रीड करना है। देन इकोनॉमी की बात आती है। इकोनॉमी में स्टैटिक पोर्शन के लिए आप जो भी मटेरियल रेफ़र कर रहे हो, उसे करते रहना है। बेसिकली बहुत लोग अलग-अलग मटेरियल रखते हैं, स्टैटिक्स ऑलमोस्ट सिमिलर ही सबका है, तो अभी मटेरियल चेंज करने का नीड नहीं है। लेकिन जो मटेरियल्स हैं बहुत क्लैरिटी के साथ इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ने हैं। इकोनॉमी के लिए मैं बहुत ज़्यादा रटने के लिए नहीं गया, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि यूपीएससी एग्ज़ाम एज़ सच बहुत ज़्यादा रटने का है। मुझे लगता है इकोनॉमी में जितना क्लैरिटी होगा उतना ईज़ी होता है क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना। तो चाहे वो जीडीपी हो, जीएनपी हो, इनमें क्लैरिटी लाना बहुत इम्पोर्टेंट है। उसको इतनी ईज़ी लैंग्वेज से समझना है कि एग्ज़ाम में अगर कुछ थोड़ा एडवांस क्वेश्चन भी आ जाए तो हम उस कॉन्सेप्ट्स के बेसिस पे वो क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। और एक बार स्टैटिक जब इकोनॉमी का हो जाता है तो करंट अफ़ेयर्स में भी बहुत सेलेक्टिवली जाना है। चाहे कोई भी मैगज़ीन आप रेफ़र कर रहे हो, तो ट्राई करना है कि करंट अफ़ेयर्स में बेसिकली होता क्या है कि आरबीआई के ढेर सारे रेगुलेशंस आ जाते हैं। तो कभी-कभी एस्पिरेंट को पता नहीं होता कि ये रेगुलेशंस काम के हैं भी नहीं। तो मैं भी स्टार्टिंग में जब मैं 2021 स्टार्ट किया था तो पूरे रेगुलेशंस याद किए जा रहा हूँ। जब मैंने प्रीलिम्स दिया तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये रेगुलेशंस उतना रटने का नहीं था, काम के ही नहीं है, कभी एग्ज़ाम में नहीं आएगा। तो हमें कॉन्सेप्चुअल जाना है, कुछ कॉन्सेप्चुअल इकोनॉमी रिलेटेड टर्म्स दिख जाए न्यूज़ में या मैगज़ीन्स में, उनको अंडरस्टैंड करना है कैसे करंट जो इकोनॉमिक स्टेटस है इंडिया का या वर्ल्ड में कैसे वो चीज़ इम्पैक्ट कर रही हैं, उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। बहुत ज़्यादा रूल्स, एक्ट्स वो सब चीज़ों में नहीं जाना है। तो यहाँ इकोनॉमी में करंट अफ़ेयर्स का भी ऐसे ही सेलेक्टिवली पढ़ना है। और इकोनॉमी के बाद अब ये दोनों जब क्लियर हो जाते हैं तो आपके 30 ऑलमोस्ट 30 क्वेश्चन आप करने में कैपेबल हो। अब नेक्स्ट चीज़ आती है हिस्ट्री और ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में कंसेप्चुअल जो चीज़ें हैं वो एनसीईआरटी से कवर हो जाती हैं। फिजिकल ज्योग्राफी की एनसीईआरटी उससे कंसेप्चुअल पढ़ना है। मैपिंग के लिए जितने भी पीवाईक्यूज़ आते हैं, उनमें जितने भी वर्ल्ड का नदी है, रिवर्स हैं, जो भी है, पहाड़ हैं और इवन इंडिया का भी मैपिंग पीवाईक्यू की मदद से ही करना है। जो पीवाईक्यू में आया हुआ है उसी को ही हमें मैप करना है अपने मैप के थ्रू। और पीवाईक्यूज़ का बहुत रेलेवेंस है, इवन इकोनॉमी और पॉलिटी में भी एक बार करने के बाद सारे पीवाईक्यूज़ अच्छे से करने हैं। इवन इकोनॉमी में कुछ टर्म्स पीवाईक्यूज़ में होते हैं, उन टर्म्स को बड़े अच्छे से एनालाइज़ करिए, क्योंकि पीवाईक्यूज़ एक ऐसी चीज़ है जो मुझे लगता है यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए छूट जाती है। तो पीवाईक्यू से हमें एग्ज़ाम का नेचर जज करना है। किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं पीवाईक्यू से ही पता चलता है। तो पीवाईक्यूज़ को एक आप अपना बेसिक मटेरियल के तौर पे भी यूज़ किया जा सकता है। अब ज्योग्राफी के बाद हिस्ट्री की बात आती है। हिस्ट्री में 2 टाइप के क्वेश्चन होते हैं। पहला तो क्वेश्चन बहुत फैक्चुअल होगा जो कितना भी आप पढ़ लो, वो शायद ही आपको आता होगा। तो ऐसे फैक्ट्स में मैं बहुत ज़्यादा फ़ोकस नहीं किया था। मेरा यही था कि एक क्रोनोलॉजिकल जो अंडरस्टैंडिंग हिस्ट्री का है वो डेवलप करना है। चाहे वो एंशिएंट से लेके मॉडर्न तक वो वाली अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना है। तो आउट ऑफ मान लो 18 क्वेश्चन आए हैं तो आउट ऑफ 18 अगर 10 के आस-पास भी सही हो जाते हैं, हिस्ट्री में काफ़ी एज होता है। तो मैं हमेशा ये रिकमेंड करता हूँ जो भी क्रोनोलॉजिकल जो अंडरस्टैंडिंग है हिस्ट्री का वो डेवलप करिए। उसके बाद पीवाईक्यू से फैक्ट्स जो है अपने हिस्ट्री में ऐड करिए। पीवाईक्यू से बेसिकली जब फैक्ट्स आप ऐड कर लोगे तो थोड़ा-सा कंटेंट हो जाता है। तो कई बार 1-2 क्वेश्चन उसी से फँस जाते हैं। और एंशिएंट और मिडवल में बेसिकली जो करंट अफ़ेयर्स की कुछ चीज़ें होती हैं, उनका भी काफ़ी रेलेवेंस है। करंट अफ़ेयर्स में 1-2 चीज़ें होती हैं जो यूपीएससी हाल-फिलहाल में पूछने लगा है। तो जैसे यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, तो करंट में अगर न्यूज़ में है तो वो पूछ लेते हैं एज़ सच। तो उस तरह की चीज़ें भी एंशिएंट वगैरह में ट्रैक करके रखिए और उनसे 1-2 क्वेश्चन आराम से सही हो जाते हैं। हिस्ट्री के बाद जो नेक्स्ट चीज़ है, वो है एनवायरनमेंट एंड साइंस एंड टेक। एनवायरनमेंट का बेसिकली अगर हम बहुत पुराने टाइम से जाएँगे, कन्वेंशन, लॉज़ वो सारा पढ़ने जाएँगे तो बहुत बल्कि हो जाता है। तो मैं बोलूँगा जो इंटरनेशनल कन्वेंशन वगैरह हैं उनको जो बहुत इम्पोर्टेंट वन्स हैं लाइक 1992 का जो यूएनएफसीसीसी का सीओपी हुआ, वो इम्पोर्टेंट है। तो उसमें क्या-क्या बना बस वो पढ़ लीजिए, क्योटो पढ़ लीजिए, पेरिस पढ़ लीजिए। बाकी बहुत ज़्यादा जो छोटे-छोटे सीओपी हो रहे हैं उनमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें ही उनमें दिमाग में 1-2 चीज़ें याद रखनी है। और जो रीसेंट का सीओपी हुआ है इस ईयर का, तो उसका कुछ जो नया डेवलपमेंट है,
एज़ सच अभी एनवायरमेंटल सीओपीज़ में उतना बहुत बड़ी चीज़ें हो नहीं रही हैं, और इवन हो भी रही हैं तो उनको इम्प्लीमेंट करना लाइक इम्पॉसिबल हो रहा है। तो यूपीएससी को वो चीज़ें पता हैं, मैंने देखा है जनरली वो चीज़ें वो पूछते ही नहीं इसलिए। और एनवायरनमेंट में डोमेस्टिक लेजिस्लेशन पे थोड़ा फोकस करिए, क्योंकि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट अभी उसमें शेड्यूल में चेंजेस आए हैं, अभी तक क्वेश्चन पूछा नहीं गया, तो हो सकता है इस बार वो क्वेश्चन दिख जाए। या फिर बायोडाइवर्सिटी एक्ट और एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, वाटर एक्ट, एयर एक्ट, ये सारे थोड़ा, और इनमें कौन-कौन सी बॉडी किस एक्ट के थ्रू बनी है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये चीज़ें कवर करना है। और एनवायरनमेंट में भी पीवाईक्यूज़ को आप बेस मटेरियल मानिए, और जब आप पीवाईक्यूज़ को बेस मटेरियल मानेंगे तो चीज़ें थोड़ा आसान हो जाती हैं। और करंट अफेयर्स इसमें थोड़ा एडिशन करिए। और एनवायरनमेंट में एक चीज़ कन्फ्यूज़न रहता है कि बायोडायवर्सिटी में क्या-क्या पढ़ना है। क्योंकि मैं जब पढ़ता था तो ढेर सारे, मैं एकदम सिंपल लैंग्वेज में बोलता था कि कीड़े वगैरह क्यों कवर किए जा रहे हैं मैगज़ीन्स में। छोटे-छोटे कीड़े होते थे वो भी कवर कर देते थे। तो मुझे इवन छोटी-छोटी तितलियाँ, छोटी-छोटी चिड़िया, तो उसका मुझे कभी रिलेवेंस दिखा ही नहीं। तो इवन मैंने कभी उनको याद नहीं किया। मैं मतलब जस्ट स्माइल करता था कि मैगज़ीन जो बना रहे हैं उनको कैसे पता कि ये आ जाएगा। और अब बायोडायवर्सिटी में हज़ारों लाखों चीज़ हैं, सारी चीज़ें याद नहीं हो सकती। इवन इफ यूपीएससी ने पूछा भी तो वो कभी भी बहुत रेयर पॉसिबिलिटी है कि स्टूडेंट को ये याद होगा। तो वैसी चीज़ें पढ़नी है जो एग्ज़ाम में हम कर सकें। तो वो चीज़ें अवॉइड करनी है। बेसिकली मैं कहूँगा कि कुछ बड़े एनिमल्स जैसे एलिफेंट, टाइगर, इनका थोड़ा आईयूसीएन स्टेटस और कुछ हैबिट्स वगैरह वो सब देख सकते हो। बाकी एनवायरनमेंट में पीवाईक्यूज़ ही रेफ़र करिए। और बाकी साइंस एंड टेक में पीवाईक्यूज़ को बेस मटेरियल मानिए। और जितने भी कीवर्ड हैं पी साइंस एंड टेक में, चाहे वो बायोटेक के हो, चाहे वो आईटीज़ के हों, उनको थोड़ा चैट जीपीटी की मदद से या बहुत सिंपल तरीके से यूट्यूब के छोटे-छोटे वीडियोज़ मिल जाते हैं, वहाँ जाकर देखिए। थोड़ा क्लैरिटी और इंटरेस्ट डेवलप करिए, जिससे कि क्योंकि चीज़ें वहाँ डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछे जाएँगे साइंस एंड टेक में। तो हो सकता है पॉसिबिलिटी कि आप अगर किसी कोचिंग का मैगज़ीन उठा लिया और पूरा रटे जा रहे हैं लाइब्रेरी में बैठ के 15-15 घंटे, हो सकता है उससे कुछ भी ना पूछा जाए। तो हमें थोड़ा साइंस एंड टेक को उस तरह लेना है कि थोड़ा इंटरेस्ट इंटरेस्ट थोड़ा दिखाना है, और समझने पे फ़ोकस करना है कि कुछ चीज़ है तो वो क्यों है। और बहुत रटने की फ़ोकस नहीं करना है। फ्री मैं हमेशा मानता हूँ कि रटने का गेम है ही नहीं। और साइंस एंड टेक में पीवाईक्यूज़ और करंट अफ़ेयर्स में जितने भी डेवलपमेंट हैं, अगर 10-15 डेवलपमेंट हैं, तो उनमें थोड़ा क्लैरिटी बिल्ड की करिए। और हो सकता है एक ही डेवलपमेंट को गूगल करके न्यूज़पेपर में पढ़ लीजिए, इंडियन एक्सप्रेस में अगर एक्सप्लेन्ड है वहाँ देख लीजिए, किसी मैगज़ीन्स में है वहाँ देख लीजिए। बेसिकली ट्राई टू गेट क्लैरिटी आउट ऑफ इट। अगर आप जितना क्लियर होंगे, वो थोड़ा आसान हो जाता है आपको एग्ज़ाम में रिकॉल होना। समहाउ अगर आपने कहीं उसे देख रखा है, थोड़ा-सा भी हिंट है, तो प्रीलिम्स में वो मार्क्स सही ही करोगे। तो इसलिए रटने पे नहीं जाना है, बहुत अच्छे से डिफरेंट-डिफरेंट सोर्सेज़ से गूगल कर लीजिए एक ही चीज़ को, 10 बार देखिए, एप्रिशिएट करिए कि उसका क्या रेलेवेंस है, कुछ वीडियो देख लीजिए, शॉर्ट देख लीजिए, समहाउ दिमाग में बैठ जानी चाहिए। और सारे सब्जेक्ट प्रीलिम्स का कवर ही हो गया है, तो कुछ क्वेश्चन अगर होंगे तो प्रीलिम्स से रिलेटेड पूछ सकते हो। और प्रीलिम्स में सीसैट का मैं मानता हूँ कि जब से सीसैट स्टार्ट हुआ है तो जितने भी सालों के कम्प्रिहेंशन यूपीएससी के हैं, पर्टिकुलरली मैं सीसैट में कम्प्रिहेंशन कोचिंग्स के रेफ़र नहीं करता। कभी-कभी कोचिंग के जो टेस्ट होते हैं कम्प्रिहेंशन वो इर्रेलेवेंट होते हैं। तो करिए क्या कि जितने भी सीसैट के कम्प्रिहेंशन यूपीएससी के हैं, मान लो 10-12 साल हो गए सीसैट का, तो 28 क्वेश्चन आते हैं, तो मोटा-मोटा 250 क्वेश्चन्स होंगे सीसैट के। तो वो 250 क्वेश्चन आप एक-एक पैराग्राफ पढ़ कर के करिए, यूपीएससी का लैंग्वेज समझने का कोशिश करिए। होता क्या है कि जब आप कंप्रिहेंशन यूपीएससी के ही करोगे तो वो दिमाग में कहीं न कहीं उनका जो क्वेश्चन सॉल्व करने का ढंग चाहिए यूपीएससी कंप्रिहेंशन के लिए, वो दिमाग में आ जाता है। उसे एक्सप्लेन करना बहुत डिफ़िकल्ट है। इवन मैं कभी-कभी उसको दूसरों को एक्सप्लेन करता था बट वो हो नहीं पाता। क्योंकि वो खुद ही डेवलप होता है, उसको कन्वे करना उतना वोकैब्युलरी होती नहीं है कि उसको मैं कन्वे कर सकूँ। तो उससे 250 क्वेश्चन आपको करना है, वो ऑटोमैटिक डेवलप होगा। और सीसैट में आपके 28 क्वेश्चन में 22-23 आराम से कम्प्रिहेंशन में सही हो जाएँगे। उसके बाद जो मैथ्स और रीज़निंग है, डिपेंडिंग ऑन कि आप टेक्निकल से थे, नॉन टेक्निकल से थे,
तो उसमें सबसे ईज़ी वन्स के लिए जाइए, जो सबसे ईज़ी क्वेश्चंस हैं, 2-3 लाइनर क्वेश्चन होते हैं, तो सबसे उनको पढ़िए, देखिए कर सकते हो कि नहीं, अगर नहीं कर सकते हो तुरंत आगे बढ़िए। ढेर सारे क्वेश्चन होते हैं, सारे करने नहीं हैं, तो पेपर में वैसे करना है और उसके लिए प्रैक्टिस पीवाईक्यू से ही करिए। पीवाईक्यू से सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं, तो ट्राई करिए कि जो ईज़ी क्वेश्चंस हैं, कैलेंडर वाले, उस टाइप के क्वेश्चन हैं, ऑलरेडी बना लीजिए और वैसा क्वेश्चन अगर एक बार आप बना लेंगे तो आसान हो जाएगा एग्ज़ाम में। और अगर 45 प्लस अटेम्प्ट करते हैं तो सीसैट निकल जाता है आराम से। तो वो ट्राई कीजिए, क्योंकि मैं टेक्निकल से था। मैं सीसैट के लिए स्पेसिफिकली कभी तैयारी नहीं किया, बट मुझे पता था कि 2 घंटे अगर मैं ध्यान दे दूँगा तो सीसैट निकल जाएगा। हाँ, तो प्रीलिम्स में जो मैं क्वेश्चन आ रहा है कि प्रीलिम्स में मैंने क्या मिस्टेक की जब मेरा नहीं हुआ था। तो पहली मिस्टेक मेरी ये थी, मैं कोचिंग के टेस्ट सीरीज़ पे रिलाई किया था। मैं सोचा था इस कोचिंग के 30 टेस्ट लगा लूँगा और मेरा प्रीलिम्स निकल जाएगा। जब मैं एग्ज़ाम में पहुँचा तो समझ में आया कि जो कोचिंग का माइंडसेट, जो क्वेश्चन फ्रेम करने का ढंग है, वो एंटायरली डिफरेंट है जो यूपीएससी करती है। तो मैंने पीवाईक्यू नहीं करे थे। तो इसलिए 2021 में मेरा प्रीलिम्स नहीं होता है। फिर मैं नेक्स्ट ईयर पीवाईक्यू ही ऐड करता हूँ। इवन मुझे याद है 2023 में तो मैं करंट अफेयर्स तक नहीं पढ़ा था, किसी का मैगज़ीन नहीं पढ़ा और स्टैटिक के दम पे गया था। और 2023 का पेपर इतना वियर्ड था कि उसमें करंट अफेयर्स कितना भी कोई पढ़ा हो, कुछ आया ही नहीं था। तो वहाँ पर मुझे काफ़ी एज मिला। तो मैं कहूँगा कि जितना भी पढ़िए, एक माइंडसेट लेके जाइए कि जो नॉलेज अपने पास है, उसकी मदद से हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। कभी-कभी माइंडसेट ये लेके ना जाइए कि मुझे बहुत आता है, मैं सारे क्वेश्चन करके आऊँगा। माइंडसेट ये लेके जाना है कि मुझे शायद ज़्यादा नहीं आता, एक क्वेश्चन पढ़ूँगा, उस मेरिट पे उस क्वेश्चन को डिसाइड करूँगा कैसे करना है। जो मेरी लिमिटेड नॉलेज है उसका यूज़ करके उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करना है। और एग्ज़ाम में सोचना है। मैंने देखा है कि मतलब जो मेरा एक्सपीरियंस है, तो देखा है कि जब प्रेशर होता है तो हम सोच नहीं पाते। तो वहाँ मतलब इतने टेस्ट दे देना है मॉक, एटलीस्ट 20 फुल टेस्ट मॉक दे ही देना है। 20 टेस्ट दोगे तो एक सोचने का जो स्किल है वो डेवलप हो जाता है। तो यही रहेगा कि 20 मॉक फुल लेंथ देना है और थोड़ा सोचने का स्किल डेवलप करना है कि एग्ज़ाम में सोच सकें। कॉमन सेंस भी यूज़ करोगे तो 5-6 क्वेश्चन कॉमन सेंस से भी होते हैं यूपीएससी में। तो मैं वही कहूँगा कि ऐसे करना है। मैं कमेंट देख लेता हूँ। हाँ, तो मेरी मिस्टेक यही रही कि मैं पीवाईक्यूज़ को नेगलेक्ट किया था स्टार्टिंग में। और सेकंड चीज़, जो मेरा माइंडसेट था वो वैसा था कि मुझे सब कुछ आता है और मैं सबसे बढ़िया करके आऊँगा। जो एक एटीट्यूड था वो गलत था। तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि हमें ये सोचना है कि हमें बहुत लिमिटेड आता है। क्योंकि प्रीलिम्स में जो कंटेंट है बहुत ज़्यादा है। हम सब कुछ नहीं पढ़ सकते। एक माइंड में क्षमता बहुत लिमिटेड है। तो उस लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग के साथ हमें जाना है और उसमें लेना है। अब मैं मेंस के बारे में बताऊँगा। मेंस में बेसिकली जो प्रीलिम्स में हम करते हैं, काफ़ी चीज़ें मेंस में काम आ जाती हैं। और मेंस में आंसर राइटिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आंसर राइटिंग बेसिकली जब स्टार्ट आप करते हैं मेंस का, तो ब्रेनस्टॉर्मिंग मैंने बहुत ज़्यादा की है। क्वेश्चन लेना है, क्वेश्चन कितने टुकड़ों में बँट सकता है उसको बाँटना है, 3 पार्ट में बाँटना है, 2 पार्ट में बाँटना है, जो बँट सकता है। और उसमें हर पार्ट का कुछ पॉइंट सोचना है मन में, 4-5 पॉइंट सोचने हैं। अगर आप सोच पा रहे हो तो दैट मीन्स कंटेंट का इश्यू नहीं है, सिर्फ आपको वैल्यू एडिशन करना है। अगर आप सोच नहीं पा रहे हो दैट मीन्स कि कंटेंट का इश्यू है, आपको नोट्स रेफ़र करने पड़ेंगे। क्वेश्चन आता है कि खुद के नोट्स होने चाहिए या किसी टॉपर के उठा लेने चाहिए। तो मैं मानता हूँ चूँकि मेरा ऑप्शनल मैथमेटिक्स था तो मुझे उतना टाइम मिल नहीं रहा था नोट्स बनाने का। तो मैंने स्टार्टिंग में 2022 में ऋषिकेश रेड्डी सर के नोट्स थे, उनको उठाया और उनके नोट्स मैंने किए। तो हुआ ये कि उनके बने बनाए नोट्स थे, काफ़ी अच्छे क्वालिटी में थे, तो समहाउ मेंस लेवल का मैंने कर लिया था। लेकिन सिलेबस का काफ़ी पार्ट छूटा हुआ था। तो 2022 में इश्यू यही हुआ कि सिलेबस की कई चीज़ें मिसिंग थी और मैं वहाँ जब मेंस में अपीयर हुआ, तो जीएस की चीज़ें, कई क्वेश्चन थे मुझे पता भी नहीं चल रहा था, एजुकेशन हेल्थ की चीज़ें मुझे प्रिपेयर नहीं थी। और मैं अपने जो कोर नॉलेज था उसके बेसिस पे वो एड्रेस करके आया। वहीं पर जो लोग प्रिपेयर करके गए थे वो अच्छा लिख के आए, उनको मार्क्स भी अच्छा मिला होगा। तो मैं कहता हूँ कि मेंस में सिलेबस का जो एक-एक कीवर्ड है, उस पे एटलीस्ट 1 पेज का नोट होना चाहिए। और 1 पेज नोट के बाद उसमें वैल्यू एडिशन हमें खुद से करना है।
टॉपर कॉपीज़ एक बेस्ट सोर्स है जो मैं हमेशा रेफ़र किया हूँ, उनसे वैल्यू एडिशन करते रहना है। बेसिकली होता ये है कि टॉपर कॉपीज़ बहुत रिफ़ाइंड होती हैं, उनमें वो लोग वही कंटेंट ऐड कर रहे हैं जो बेस्ट है। तो अगर आप बेस्ट का कंटेंट एक जगह कलेक्ट कर लोगे उनकी कॉपीज़ से, तो आपको भटकना नहीं पड़ेगा जगह-जगह। तो बेसिकली टॉपर कॉपीज़ वैल्यू एडिशन के लिए रखना है और बेसिक मटेरियल के लिए एक सिलेबस कीवर्ड प्लस पीवाईक्यू प्लस किसी टॉपर के नोट्स उठा सकते हैं। ऋषिकेश रेड्डी सर के नोट्स अवेलेबल हैं। इवन टेलीग्राम चैनल मेरा भी है, मैं खुद के नोट्स भी बनाया था तो वो भी डालूँगा। मैं टेलीग्राम का चैनल का लिंक इस डिस्क्रिप्शन में दूँगा। साथ ही साथ मेंस में इम्पॉर्टेंट है कि टेस्ट हमें लिखना है टाइम बाउंड मैनर में। जब एक बार बेसिक कंटेंट प्रिपेयर हो जाए, वो नोट से हो सकता है टॉपर के या खुद भी आप बना सकते हो, बट आप मैं बोलूँगा कि 1-2 रीडिंग के बाद अच्छे से ही नोट्स बनाइए, क्योंकि स्टार्टिंग में नोट्स बनाना बहुत डिफ़िकल्ट और बल्की हो जाते हैं। तो नोट एक बार जब नोट कंप्लीट हो जाएँ या आप पढ़ लें तो आंसर राइटिंग स्टार्ट करना है और आंसर राइटिंग टाइम बाउंड मैनर में करने की कोशिश की करनी है। मैं हमेशा स्टार्टिंग से ही टाइम बाउंड मैनर में करता था, चाहे 2 क्वेश्चन छूट भी जाएँ। तो उससे क्या होता है कि माइंड को एक कहीं न कहीं आप प्रेशर दे रहे होते हो कि मुझे 3 घंटे में ही 20 क्वेश्चन लिखने हैं। तो वो भी एक बहुत बड़ी स्किल होती है। इससे कभी बहुत बड़ी हेल्प मिलती है। फाइनली यू विल नेवर लीव एनी क्वेश्चन इन द रियल एग्ज़ाम। और जीएस में जीएस 1 का मैं बताऊँगा। जीएस 1 में इस बार लकीली मेरे शायद हाईएस्ट मार्क्स हैं जीएस 1 में। और मेरे मार्क्स पास्ट में ओवरऑल जीएस में जब मैं फर्स्ट मेंस लिखा था तो 362 के आसपास थे और इस बार 443 के आसपास हैं, तो काफ़ी इंक्रीज़ हुआ है। तो बेसिकली जीएस 1 में मैं जो जितने भी सब्जेक्ट हैं, चाहे वो आर्ट एंड कल्चर और आपका ये मॉडर्न हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड सोसाइटी, ये सारे टॉपिक्स को बड़े अच्छे से कवर करना है। इनमें जितने भी पीवाईक्यूज़ आए हुए ऑलरेडी हैं, क्योंकि ये स्टैटिक पोर्शन है तो पीवाईक्यूज़ को बड़े अच्छे से सॉल्व कर लेना है अपने पास और इवन मार्केट में अवेलेबल होते हैं इनके सॉल्व्ड चीज़ें, तो वही उठा लेना है और उनमें कुछ ऐड कर लेना है अपनी तरफ से। तो जीएस 1 का ये करना है, कोई भी इसमें सब्जेक्ट नेग्लेक्ट नहीं करना है, क्योंकि वर्ल्ड हिस्ट्री में भी चीज़ें आने लगी हैं। पहले तो नहीं आ रही थी, 2021-22 में शायद नहीं आई। उसके बाद वर्ल्ड हिस्ट्री के क्वेश्चन अभी अपीयर होने लगे हैं, तो वर्ल्ड हिस्ट्री बड़े अच्छे से करना है और उसमें बेसिकली 5 टॉपिक है। मैं ऑलरेडी एक वीडियो में बता चुका हूँ कि पाँचों टॉपिक जो वर्ल्ड हिस्ट्री के हैं, अमेरिकन रिवॉल्यूशन, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, रशियन रिवॉल्यूशन, वर्ल्ड वॉर 1 एंड वर्ल्ड वॉर 2, इनका थोड़ा-सा 2-2 पेजर नोट्स बना लेने हैं और इन्हीं से क्वेश्चन आते हैं और कहीं से क्वेश्चन आएगा नहीं। और वर्ल्ड हिस्ट्री के बाद जो ज्योग्राफी है उसको डायग्राम से दिखाना है। डायग्राम ज्योग्राफी में बहुत ज़रूरी है। कोई भी कॉन्सेप्ट लिखिए, ज्योग्राफी में डायग्राम का होना बहुत इम्पोर्टेंट है। डायग्राम से मैंने जितना महसूस किया है कि ज्योग्राफी में सबसे ज़्यादा नंबर मिलते हैं। अगर ज्योग्राफी में अच्छा स्कोर करते हैं तो जीएस 1 में ओवरऑल स्कोर अच्छा आता है। और ज्योग्राफी के बाद जो सोसाइटी है उसमें आप कॉन्स्टिट्यूशन का भी यूज़ करिए, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट भी यूज़ करना है। तो वैल्यू एडिशन थोड़ा अच्छा करना होगा सोसाइटी में, क्योंकि सोसाइटी लिखने वाला बच्चा सोशियोलॉजी एंथ्रो का ऑप्शनल का भी हो सकता है, तो उसे बहुत नॉलेज है सोसाइटी का। जो टेक्निकल बंदे हैं, इवन जो नॉन ये वाले एंथ्रो सोशियो के अलावा जिनका ऑप्शनल है, तो सोशियो में उनका कंटेंट कम होगा, लेकिन हमें थोड़ा-सा एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ेगा। और जीएस 2 में सिलेबस का जो कीवर्ड एक-एक है उसमें 1 पेजर 2 पेजर नोट्स बना लेना है। मैं अपने नोट्स टेलीग्राम चैनल पे शेयर करूँगा, वो उसको जॉइन करना है। और जीएस 2 में जो मेरे लिए काम किया है, मैं वही नोट्स मेरे हैं, वही काम किए हैं, क्योंकि उसमें कोई भी टॉपिक छूटा हुआ नहीं है, पीवाईक्यूज़ का यूज़ किया गया है। और आंसर राइटिंग करना है, ब्रेनस्टॉर्मिंग मेंस में बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कई बार होगा कि आप आंसर नहीं लिख पाओगे, तो उस टाइम ब्रेनस्टॉर्मिंग ही कर लेना है। 15-20 मिनट में 5-6 क्वेश्चन कर लिए ब्रेनस्टॉर्मिंग। और ब्रेनस्टॉर्मिंग से होता है कि आपकी सोचने की जो शक्ति है वो बढ़ती है। मुझे आज भी याद है कि 2020 के रैंक 1 सर शुभम कुमार, उन सर ने ब्रेनस्टॉर्मिंग बहुत ज़्यादा की थी, उनने ही बताया था। तो वहाँ से मैंने ब्रेनस्टॉर्मिंग चीज़ ऐड की। और ब्रेनस्टॉर्मिंग के अलावा जो मेंस में मुझे लगता है कि टेस्ट का भी बहुत ज़्यादा यूज़ है। फुल लेंथ टेस्ट भी उसमें देने हैं टाइम बाउंड मैनर में। और जी2 का कीवर्ड का एक-एक कीवर्ड का नोट्स होना चाहिए। और आईआर, बेसिकली आईआर में
जो प्री और मेंस के बीच का ही टाइम होता है उसी में प्रिपेयर हो जाता है। कुछ टॉपिक्स होते हैं उन्हीं का क्वेश्चन आना होता है, तो आईआर वहाँ से आप कर सकते हैं डायरेक्टली करंट अफ़ेयर से। बट पहले से थोड़ा एक आइडिया रखते रहिए। आईआर में जनरली स्टूडेंट को काफ़ी इंटरेस्ट होता है, तो मुझे उतना दिक्कत महसूस नहीं हुआ। जीएस 2 के बाद जीएस 3 में भी काफ़ी ज़्यादा सब्जेक्ट हैं, तो इसको भी वैसे ही प्रिपेयर करना है कि इकोनॉमी को बड़े अच्छे से कंसेप्चुअली जाना है यहाँ पर, थोड़ा-सा पीवाईक्यूज़ का यूज़ करना है। और एग्रीकल्चर का जो कीवर्ड हैं, जितने भी कीवर्ड हैं वो ऑटोमैटिक अपने आप में एक क्वेश्चन है, तो उन कीवर्ड की मदद से 1 और 2 पेज नोट्स बनाइए और उसमें वैल्यू एडिशन अच्छा करिए जिससे कंटेंट आपका काफ़ी डिफरेंट रहे दूसरे लोगों से। और इंटरनल सिक्योरिटी एक ऐसा मुझे लगा जहाँ पर स्कोर अच्छा किया जा सकता है क्योंकि क्वेश्चन ईज़ी आते हैं, सिलेबस लिमिटेड है। तो वहाँ पर भी इवन टॉपर्स के नोट्स अवेलेबल हैं इन सबके लिए, उन नोट्स की मदद लीजिए। शुरुआत में खुद का एफर्ट उतना मत दीजिए, टॉपर नोट्स दीजिए, उसके बाद उन नोट्स को आप रिफ़ाइन करने के लिए खुद के नोट्स पीवाईक्यू को सप्लीमेंट करके बना सकते हैं। और जीएस 4 में मेरा क्या था कि मैंने स्टडीली अपने नंबर इंक्रीज़ किए हैं। फर्स्ट मेंस में मेरा जीएस 4 में 88 मार्क्स था, सेकंड में 110 आया, थर्ड में 119 आया और फोर्थ में मेरा 131 आया। तो जीएस 4 में बेसिकली जितने भी सिलेबस के कीवर्ड हैं, पहले तो कीवर्ड बड़े अच्छे से समझना है क्लैरिटी के साथ। आप कीवर्ड अगर समझ जाते हैं तो कोई भी एक ब्यूरोक्रेट का एग्जाम्पल आपको दिया जाएगा, आप कहाँ उस ब्यूरोक्रेट का एग्जाम्पल यूज़ कर सकते हैं। आप उसका यूज़ अकाउंटेबिलिटी, इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी में किस प्रकार कर सकते हैं, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे कि मैं इस बार जो चेंज किया था, एग्जाम्पल्स में डाइवर्सिटी लाना है। हमें जस्ट आईएएस का एग्जाम्पल ऐड नहीं करना है, वी नीड टू ऐड ऑल्सो आईआरएस, आईपीएस, देन इवन यू कैन ऐड, अगर छोटे से छोटा पब्लिक सर्वेंट है, फॉर एग्जाम्पल विलेज का एक जो सेक्रेटरी है उसको ऐड कर दीजिए, कोई अच्छा काम किया है, तो उसका बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि काफ़ी इम्पोर्टेंस बढ़ जाता है। फिर एग्जामिनर को भी अच्छा दिखता है कि ये इंसान जो है सिर्फ आईएएस को ही इम्पोर्टेंट नहीं दे रहा है। उसके अलावा जो पीवाईक्यूज़ हैं जीएस 4 में, पीवाईक्यूज़ का पीवाईक्यूज़ की एक-एक चीज़ फिर वही सिलेबस से लिंक करके समझना है कि उस जो भी क्वेश्चन आया वो क्या चाह रहा है। कभी-कभी एथिक्स में क्वेश्चन ही नहीं समझ में आता कि बोलना क्या चाह रहे हैं। तो वो सिलेबस को मिक्स करना है कि इंटीग्रिटी जानना चाहते हैं, तो इंटीग्रिटी में एग्ज़ाम्पल्स इंटीग्रिटी के आने चाहिए। और इंटीग्रिटी जो ये डेफिनिशन एक्सेट्रा हैं, बड़े स्टैंडर्ड सोर्स से मतलब रट लीजिए डेफिनिशन। मैं तो बोलूँगा थोड़ा समझना है और एक्चुअल वर्ड्स में याद कर लीजिए जो स्टैंडर्ड डेफिनिशन है। बेसिकली अगर आप वहाँ डेफिनिशन बनाने जाएँगे और दूसरा जो इंसान है याद करके रट के आया होगा, वो लिख देगा रटी-रटाई डेफिनिशन, तो उसका ज़्यादा अच्छा लगेगा, आपका लगेगा कि बनावटी डेफिनिशन है। तो मुझे लगता है इंप्रेशन उसी का जाता है। तो आप डेफिनिशन रट सकते हैं, एटीट्यूड का डेफिनिशन याद कर लीजिए और उसके बाद जो एग्ज़ाम्पल्स हैं, कुछ 15-20 एग्ज़ाम्पल कलेक्ट कीजिए, टॉपर्स कॉपी से कलेक्ट कर सकते हैं। ये बेटर इंडिया करके साइट होता है, वहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं और इवन मैगज़ीन्स वगैरह जो इश्यू करते हैं कोचिंग्स, वहाँ से भी आप कलेक्ट कर सकते हो। और टेस्ट सीरीज़ एक बहुत बड़ा सोर्स है, वो थ्रू आउट द जीएस पेपर चलता है। टेस्ट सीरीज़ में होता क्या है, प्री और मेंस के बीच में फुल लेंथ टेस्ट डिफरेंट कोचिंग कराती है। तो आप क्या करिए कि वही सारे टेस्ट जो उनका कंटेंट है 1-2 बार पढ़िए और कुछ-कुछ कलेक्ट कर लीजिए जो आप मेंस में यूज़ कर सकें। तो वैसा करना है। और 4 में केस स्टडीज़ केस स्टडीज़ पहले करना है या थियरी पहले करना है, उसमें भी काफ़ी डिलेमा रहता है। तो मैं बोलूँगा सबसे पहले आप थियरी करिए, उसके बाद केस स्टडीज़ में जाइए। उसका लॉजिक ये है कि थियरी में क्या होता है, आपको ज़्यादा आता है और आप अगर वो 13 क्वेश्चन जो होते हैं अच्छे से अटेम्प्ट कर देते हो, अच्छा लिखते हो, तो उनमें नंबर मिलने का ज़्यादा चांस रहता है। केस स्टडीज़ बेसिकली सिमिलर टाइप की केस स्टडीज़ होती हैं, कंटेंट भी बहुत लिमिटेड होता है, समझ नहीं आ रहा होता है कि चल क्या रहा है केस स्टडीज़ में। मुझे याद है कि लास्ट 2 साल में तो एक आधी केस स्टडी ऐसी थी कि केस स्टडी में पता ही नहीं चल रहा था चल क्या रहा है। बट समहाउ तभी मैं कहता हूँ इवन ज़्यादातर टॉपर्स का भी सिमिलर ही हो जाता है कि एक केस स्टडीज़ में प्रो और कॉन्स सिमिलर टाइप के ही लिखे जा रहे हैं। तो काफ़ी वैसा हो जाता है, तो इसलिए थियरी ही पहले करना है। थियरी अगर आप अच्छे से कर लेते हो तो नंबर का स्कोप बढ़ जाता है। केस स्टडीज़ में कॉन्स्टिट्यूशन का यूज़ करना है
और आर्टिकल वगैरह भी यूज़ कर सकते हो आप। जो 1 और 2, 3 का कंटेंट जो भी हमने पढ़ा है, उसको एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। एग्ज़ाम्पल के लिए आर्ट एंड कल्चर में आपने कोई मूर्ति पढ़ ली, उस मूर्ति को समहाउ क्या यूज़ किया जा सकता है एथिक्स में? अगर किया जा सकता है तो आपने अपने कंटेंट को बहुत डाइवर्सिफ़ाई कर रखा है। इंटरलिंकेज करना है, इंटरलिंक करना है कि सोसाइटी को कैसे एथिक्स में लाना है और जीएस2 का कॉन्स्टिट्यूशन जो है एथिकल डॉक्यूमेंट है, उसको कैसे एथिक्स में लाना है। तो ये चीज़ें अगर करना सीख जाओगे तो मुझे लगता है एथिक्स बहुत आसान हो जाती है। उदाहरण के लिए एग्ज़ाम्पल के लिए मैंने लास्ट ईयर झांसी में कोई आर्मी का डॉक्टर थे, शायद कैप्टन, मुझे याद नहीं एग्ज़ैक्टली, बट उन्होंने झांसी के रेलवे स्टेशन में एक वुमेन की डिलीवरी कराई थी। तो वहाँ वो एग्ज़ाम्पल इतना था कि काफ़ी नेशन लेवल पे हाइलाइट हुआ था। एथिक्स की बात मैं कर रहा था, एथिक्स में एग्ज़ाम्पल डाइवर्सिफ़ाई करना है, चाहे वो एग्ज़ाम्पल आर्मी से है या कहीं से भी हो, उस एग्ज़ाम्पल का यूज़ करना है। और एथिक्स में जो भी कंटेंट जीएस 1, 2, 3 से आप सीख रहे हो, उसको एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, उसे यूज़ करना है। और मेरा ऑप्शनल चूँकि मैथमेटिक्स था, तो मैथमेटिक्स में मैं कुछ शॉर्ट चीज़ें बता देना चाहूँगा। मैथमेटिक्स बहुत लेंदी ऑप्शनल है। स्टार्टिंग में जब भी मैं मेंस देता था 22-23, इवन मैं हमेशा मैथ्स को ही ब्लेम किया हूँ। मेरा जितनी बार भी सिलेक्शन नहीं हुआ था मैथ्स मेंस में, तो मैथ्स ही रिस्पॉन्सिबल था। तो मैथ्स में होता क्या था कि मेरा जो अप्रोच था, मैं सोचता था थियरी पढ़ के सारे क्वेश्चन मैं कर दूँगा। तो ये अप्रोच ही मेरा गलत था। मैथ्स का अप्रोच होना चाहिए कि आप पहले जितने भी पीवाईक्यूज़ आए हैं, उन पीवाईक्यूज़ की सॉल्व करिए एक जगह पर और उन पीवाईक्यूज़ के थ्रू कॉन्सेप्ट्स और क्लियर करिए। तो पी तो उन पीवाईक्यूज़ को करना है, पीवाईक्यूज़ एक-एक सॉल्व होना चाहिए। और क्वेश्चन हायर मैथमेटिक्स में होता है कि हर क्वेश्चन को जितने आप क्वेश्चन सॉल्व करके रखोगे, वही क्वेश्चन रियल एग्ज़ाम में सॉल्व कर सकते हो। तो सारे ही क्वेश्चन कर लीजिए, 1990 से उठा लीजिए पीवाईक्यूज़। सारे पीवाईक्यू कीजिए मैक्सिमम जितने भी पॉसिबल हैं। और जब एक बार पीवाईक्यूज़ कलेक्ट हो जाए, सॉल्व कर लीजिए, तो उन्हीं के थ्रू रिवाइज़ करने की कोशिश करिए। होता क्या है कि आप थ्योरी पढ़ोगे, थ्योरी से क्वेश्चन सॉल्व होते नहीं वहाँ पर। आपको क्वेश्चन ही पढ़ने पड़ेंगे, उसी टाइप का क्वेश्चन ही सॉल्व हो पाएगा। तो मैथमेटिक्स में ये है। और प्लस एक्यूरेसी पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है। पेपर 1 में एक्यूरेसी, पेपर 2 में, सब में एक्यूरेसी बहुत मैटर करती है। तो अभी बहुत ज़्यादा क्या होता है कि हमारा अप्रोच होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट कर लें, और लेकिन होता ये है कि आप ज़्यादा के चक्कर में करेक्ट नहीं कर पाते। तो अगर 210, 220 भी अटेम्प्ट होता है तो ऑलमोस्ट 190 टू 100 करेक्ट करने की कोशिश करिए। और उतना होगा तो 300 के आसपास नंबर आ सकते हैं बड़ी ईज़ी से, अगर मिस्टेक ना हो। जैसे मेरा इस बार मिस्टेक हुई इसलिए डाउन हो गया, अदरवाइज़ नंबर बढ़ सकते थे। और मैथ्स का तो इतना ही है। साथ साथ ही साथ मैथ्स में एक चीज़ और कि क्योंकि मेंस जब स्टार्ट होता है तो हम सबसे पहले जीएस करते हैं और फिर जीएस के बाद ब्रेक होता है, फिर मैथ्स आता है। तो मैथ्स में बीच में उतना हमारे पास टाइम 1 वीक का होता है, बट यूटिलाइज़ नहीं हो पाता क्योंकि बहुत ऑलरेडी टायर्ड होते हैं और दिमाग में कहीं न कहीं चीज़ें चल रही होती हैं। तो उस टाइम जो क्वेश्चन हम पहले नोट करके बनाए हुए थे, उनको रिवाइज़ करिए, रादर दैन बहुत ज़्यादा परेशान होने की नीड नहीं है। प्रैक्टिस के लिए एटलीस्ट 1-2 मॉक उस बीच भी कर सकते हैं, क्योंकि एक बार मैथ्स में फ्लो आने की ज़रूरत होती है। तो वहाँ पर इम्पोर्टेंट है कि एटलीस्ट 1 या 2 टेस्ट प्रैक्टिस कर लीजिए बीच में ही 1 वीक में। और उसके साथ मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छा होगा एग्ज़ाम। और मैथ का कि यही है कि एक्यूरेसी पे ज़्यादा फ़ोकस करना है रादर दैन गोइंग फॉर मैक्सिमम नंबर ऑफ मार्क्स। फ़ोकस ऑन एक्यूरेसी, जितने भी जो भी क्वेश्चन स्टार्ट करना है उसे एंड तक बहुत अच्छे से 100% श्योरिटी के साथ करेक्ट करना है, क्योंकि यहाँ करेक्ट मैटर करता है, कितना अटेम्प्ट किए हो ये मैटर कभी करता ही नहीं। और इसी के साथ कमेंट देता हूँ। हाँ, एक चीज़ और जो मैं बात करना चाहूँगा कि कभी-कभी होता है क्या कि इतना ज़्यादा बल्की मटेरियल है करंट अफ़ेयर, प्रीलिम्स के लिए बताऊँगा कि इतना ज़्यादा बल्की मटेरियल है कि करंट अफ़ेयर 100-100 पेज की मैगज़ीन्स आती हैं, और ह्यूमन माइंड के लिए वो 100 पेज रट पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। मैं कभी नहीं रट पाया, और इवन मैं कभी रिकमेंड भी नहीं करता कि 100 पेज कोई रट सकता है। तो बेसिकली मैं ये बोलूँगा, करंट अफेयर्स में सिर्फ न्यू डेवलपमेंट्स देखने हैं कि कुछ नया हुआ है क्या देश में, या देश या दुनिया में कुछ नया हो रहा है। अगर कोई मैगजीन्स किसी कोचिंग का 10 साल का सेलिब्रेशन कर रहा है, कोई योजना आई थी 10 साल पहले, उसका सेलिब्रेशन मना रहा है और उसके चक्कर में उसने 3 पेज छाप दिए, तो वो हमें नहीं पढ़ना होता है।
उस तरह की चीज़ें अवॉइड करना है। कुछ जैसे कोई स्कीम नई लॉन्च हुई है, तो वो एक नया डेवलपमेंट है, तो सिर्फ़ हमें उस बारे में पढ़ना है। बेसिकली उसमें बहुत इंटीग्रिटीज़ नहीं पढ़ना होता, बेसिकली जानना होता है कि एक्चुअल स्कीम क्या है और इस स्कीम का क्या इंटेंट है और क्या ये ऑब्जेक्टिव्स हैं वो थोड़ा देखना होता है। बाकी बहुत ज़्यादा इंटीग्रिटीज़ पे मत जाइए क्योंकि वो सब याद नहीं रहता एग्ज़ाम में। और करंट अफ़ेयर्स का यही है कि जो 100-100 पेज की करंट अफ़ेयर्स है, मुश्किल से 10 पेज काम के हैं। मैं बोलूँगा कि वो 10 पेज हैं वो रिकॉग्नाइज़ करिए, जो कंटेंट 10 पेज में आ सकता है 100 पेज वाली मैगज़ीन का, वो रिकॉग्नाइज़ करिए। उसका की यही है कि थोड़ा पीवाईक्यूज़ ध्यान दीजिए, पीवाईक्यूज़ प्रैक्टिस करना है। और एक चीज़ मैं और बोलूँगा कि एग्ज़ाम के जैसे एग्ज़ाम आपका इस बार जब भी है 24 मई को है शायद, तो 10 दिन पहले आप इंश्योर करिए कोई टेस्ट सीरीज़ मत दीजिए। इंस्टेड ऑफ दैट ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चंस ऑफ लास्ट 10 इयर्स ऑफ यूपीएससी इटसेल्फ। क्योंकि मुझे लगता है कि अगर जो लैंग्वेज यूपीएससी पेपर देता है वो अगर आपके दिमाग में बैठ गई, तो कई सारे क्वेश्चन इंट्यूशन से हो जाते हैं। आंसर रखिए सामने, देखिए कि जो यूपीएससी करेक्ट ऑप्शन दे रहा है उनको फ्रेम करने का ढंग थोड़ा अलग है उनका। जो रॉन्ग ऑप्शन बनाता है उसमें थोड़ा-सा चीज़ें ऐसी हैं जो आपको लगता है कि अटपटा ऑप्शन ऑप्शन है। तो उस सेंस में देखने की कोशिश कीजिए। और मुझे लगता है कि लास्ट के 10-12 दिन सिर्फ़ यूपीएससी का एक-एक क्वेश्चन देखना है। किसी भी टेस्ट सीरीज़ का क्वेश्चन नहीं देखना उस टाइम। कंटेंट वाइज़ रिवाइज़ कर सकते हो आप, लेकिन मैं बोलूँगा कि क्वेश्चन सिर्फ़ यूपीएससी का उस टाइम देखिए, क्योंकि अल्टीमेटली आपको सॉल्व करना है यूपीएससी के क्वेश्चंस ही वहाँ, किसी कोचिंग के क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने हैं उधर, इवन रिवॉर्ड भी नहीं मिलने वाला। तो सारे क्वेश्चन यूपीएससी के देखिए लास्ट के 10 दिन, तो वो दिमाग में एक बार फिट हो जाते हैं वैसे क्वेश्चन। फिर आप जब पेपर वहाँ देखते हो तो आपको लगता नहीं कुछ नया देखने को मिल रहा है। जैसे मेरे साथ 2021 में यही हुआ कि मैं हमेशा कोचिंग्स के टेस्ट सीरीज़ कर रहा था। और जब पहली बार मैं रियल पेपर देखा तो उसका लैंग्वेज ही इंटायरली डिफरेंट था, ऑप्शन फ्रेम करने का ढंग डिफरेंट। तो मैं वहाँ शॉक्ड हो गया कि जो मैं तैयारी करके आया हूँ वो कहीं से भी क्लोज था ही नहीं। तो इसलिए मेरा नहीं निकला। ट्राई टू मतलब अपनी प्रिपरेशन को यूपीएससी से सिंक करिए। जितना यूपीएससी जिस हिसाब से पूछता है, जितने करीब आपकी प्रिपरेशन होगी उतना ज़्यादा चांस होगा निकलने का। और कंटेंट को जितने जो भी रिसोर्स मटेरियल रेफर कर रहे हो उसी को सीमित रखिए, ज़्यादा फैलाने की कोशिश मत करिए। क्योंकि मैं जानता हूँ कि जितना आप फैलाओगे वो काम का होता नहीं। एक ही चीज़ को 10 जगह से पढ़ने के बजाय एक ही चीज़ को कई बार पढ़िए एक ही जगह से। चाहे वो आपकी स्पेक्ट्रम हो, चाहे लक्ष्मीकांत हो, एक जगह मल्टीपल टाइम्स उसी चीज़ को पढ़िए और थोड़ा क्लैरिटी डेवलप करिए। रटने के बजाय चीज़ें समझने का ट्राई कीजिए, क्योंकि मैं जानता हूँ जितने भी लोग निकाले होते हैं उनकी समझ ज़्यादा होती है। समझ की वजह से ही मुझे लगता है एग्ज़ाम निकलता है। जब तक मेरी समझ उतना डेवलप नहीं हुई थी, मैं अटक रहा था। तो एक समझ डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। और फैक्ट्स का मैं उतना नहीं रटता था, लोग रट के भी निकाले हैं, बट मैं हमेशा एम्फसाइज़ करता हूँ थोड़ा चीज़ें जो भी पढ़ रहे हो, क्यों पढ़ रहे हो, कुछ रिलेवेंस है, कैसे रिलेट कर पा रहे हो लाइफ़ से। जब तक वो नहीं समझ जाओ तब तक रटने की कोशिश कीजिए ही नहीं। कोई मतलब ही नहीं रट के। जो रटा हुआ होता है वो एग्ज़ाम में जब प्रेशर पड़ता है तो कुछ भी याद नहीं आता। एक मेरा दोस्त है वो कहा करता है कि जब बॉर्डर पे गोली चलती है तो कुछ भी याद नहीं रहता। तो उसी प्रकार मैं बोलूँगा जब प्रेशर आता है ना, तो जो आप समझ के रखते हो वही चीज़ याद रहती है, बाकी जो रटी हुई चीज़ें हैं सब आप भूल जाते हैं। तो वो समझने का कोशिश कीजिए। बाकी अभी प्रीलिम्स पास आ रहा है, स्ट्रेस तो ज़्यादा लेना नहीं है क्योंकि एग्ज़ाम थोड़ा डायनामिक ज़्यादा है, तो अपने हाथ में जो कंट्रोल में है, स्टैटिक है, करंट अफेयर्स है, उन्हीं को करते रहिए। रिवाइज़ करिए, कंटेंट थोड़ा लिमिटेड रखिए और प्रेशर जितना कम लोगे उतना चांस है निकलने का। क्योंकि जितना ज़्यादा माइंड में प्रेशर होता है आपकी सोचने की शक्ति भी नहीं कम पड़ जाती है और डिफ़िकल्टी होती है फिर रिकॉल करने पे। जब एग्ज़ाम में बैठोगे तो चीज़ें याद ही नहीं रहेगा कुछ। तो मैं यही बोलूँगा और इसी के साथ थैंक यू एवरीवन and I hope this session is relevant. And if you want to connect with me, I'll be posting my Insta ID in the description. As well as thank you to UPSC Time for giving me this platform to share my strategy. एंड अगर कोई डाउट हो तो मुझे इंस्टा पे भी आप भेज सकते हो और टेलीग्राम मेरा चैनल रहेगा तो उसमें मैं शेयर करूँगा अपना मटेरियल। यू कैन ऑलवेज ज्वाइन द चैनल
एंड अगर कोई डाउट हो तो इंस्टा पे आप मैसेज डाल सकते हैं, मैं चाहूँगा कि हेल्प कर सकूँ। थैंक यू वेरी मच।